हेलो। एक लंबे अरसे के बाद मैं आज फिर से आपके सामने हूँ। इसका कारण ये है कि हमारा संविधान का अमृत महोत्सव चल रहा है। यानी संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो उस हिसाब से 75वां वर्ष जो चल रहा है वो हमारी सरकार अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। और मैं इसके बारे में आपके सामने कुछ सामान्य जानकारी के साथ प्रस्तुत हूँ। आशा आपको पसंद आएगा। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी संविधान क्या है। संविधान है बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। अर्थात संविधान सर्वोच्च कानून है किसी भी देश का। संविधान लिखने के लिए प्रथम बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में, जिसमें 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को सभा ने अपना काम पूरा कर संविधान का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में प्रतिवर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाते। तो क्या आप जानते हैं कि ये 75 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भी आज तक हमारे संविधान की वैधता पर किसी राजनीतिक दल या सामाजिक समूह द्वारा कोई भी सवाल नहीं उठाया गया है। ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। इतने बड़ा देश विविधताओं से भरा हुआ, विविध धर्म के लोग, जाति समाज के लोग, मतों के लोग, दल, अलग अलग दल, राजनीतिक दलों के लोग, उसके बावजूद भी हमारे संविधान पर कोई बहुत बड़ा प्रश्न अभी तक नहीं उठा है। ये हमारा संविधान की सबसे बड़ी सफलता है। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। 114 दिन गंभीर चर्चाएं हुई। केवल संविधान का मतलब ये नहीं कि वो जो लिख गया वही है। हमारे संविधान में लोगों की भावनाओं के अनुरूप नवीन बदलावों को भी शामिल करने का प्रावधान भी शामिल है, जिसे संविधान संशोधन के नाम से हम जानते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि 42वें संशोधन में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में संविधान निर्माण एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें लिखे हर शब्द, प्रस्ताव व हर बात के प्रावधान से पूर्व सोच समझकर तर्क द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया गया। भारत का संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या थी? ये तो एक सामान्य चीज़ है कि संविधान की 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, 11 सत्र हुए, 165 बैठकें हुई। लेकिन संविधान निर्माण में मैं आज ये बताना चाहूँगी कि किन किस दौर से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन चला। तो संविधान निर्माण में क्या बातें सामने आई, क्या परेशानियाँ सामने आई संविधान सभा को, मैं उन पर बात करना चाहूँगी। क्या आप जानते हो कि संविधान सभा के अंदर 82% सदस्य कांग्रेस के थे और ये सभी एक मत नहीं थे। मुस्लिम लीग अलग संविधान बनाकर पाकिस्तान की मांग कर रही थी। संविधान सभा की बैठक में होने वाली चर्चा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचती थी, जिससे जनमत प्रभावित होता था और मुद्दों पर सार्वजनिक बहस होती थी। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझावों को भी आमंत्रित किया जाता था और बहस में उन सुझावों को सम्मिलित किया जाता था। भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग कर रहे थे। धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हितों को सुरक्षित करवाना चाहते थे। दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण की मांग कर रही थी। अब इन सब के बीच में ये सब समस्याओं के साथ में संविधान का निर्माण कार्य कैसे आगे बढ़ा। लगभग 300 सदस्य थे, जिनमें 6 सदस्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उनमें भी 3 सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कांग्रेस के सदस्य थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू निर्णायक प्रस्ताव यानी उद्देश्य प्रस्ताव को इन्होंने ही पेश किया था। राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही था, जिसमें उन्होंने कहा कि ध्वज में केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पर्दे के पीछे रहकर कई रिपोर्टों के प्रारूप को लिखने में मदद की तथा कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति बनाने में वल्लभ भाई पटेल का विशेष भूमिका रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सभा में चर्चा, रचनात्मक दिशा व सभी सदस्यों की अपनी बात कहने का मौका मिले, ये उनकी जिम्मेदारी थी। इस त्रिगुट के अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री थे, भी महत्वपूर्ण सदस्य थे। देश ये यद्यपि ब्रिटिश शासन काल में कांग्रेस के विरोधी थे, मगर स्वतंत्रता के समय गांधी जी की सलाह पर इन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता मिला और इन्होंने संविधान की पारक समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। इसके अलावा 2 वकील भी थे, गुजरात के KM मुंशी और मद्रास के अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। मुख्य 6 सदस्यों में 2 प्रशासनिक अधिकारी भी थे, BN राव, जो कि भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे तथा इन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन कर कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। SN मुखर्जी दूसरे प्रशासनिक अधिकारी थे। ये मुख्य योजनाकार की भूमिका में थे तथा जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में रखने की क्षमता रखते थे। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी संविधान निर्माण में। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ऐतिहासिक प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसमें भारत के एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। यह वचन दिया गया कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ों व जनजातीय क्षेत्रों एवं दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएं। 27 अगस्त 1947 के मद्रास के बी पोकर बहादुर ने अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका की जोरदार तरीके से भाषण के माध्यम पर हिमायत की, जिस पर राष्ट्रवादी भड़क गए। क्यों? क्योंकि इसमें लोग बट जाते, निरंतर गृहयुद्ध, दंगे और हिंसा की आशंका देश में हमेशा बनी रहती। गोविंद वल्लभ पंत ने इस फैसले को राष्ट्र के लिए खतरनाक और अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती कहा। इस सबके पीछे केवल एक ही मंशा थी, राष्ट्र की एकता की चिंता और सभी नागरिकों को एक समान ढांचे में ढालना, क्योंकि संविधान सभी नागरिकों को साथ लेकर के चलता है, सभी नागरिकों के हित को ध्यान में रखकर चलता है, तभी वो देश सभी नागरिकों के लिए मान्य होता है। संविधान नागरिकों को अधिकार देगा, मगर नागरिकों को भी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का वचन देना होगा। इस आधार पर 1949 तक संविधान सभा के सभी सदस्य इस बात पर सहमत हो गए कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है। बम्बई की हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए भी न्याय की मांग की। उनके अनुसार, हमने विशेष अधिकार नहीं मांगे, मगर सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए ताकि पुरुष और महिला के बीच वास्तविक सहयोग संभव हो सके। तो इस प्रकार इन्होंने महिलाओं के अधिकारों का प्राप्त करने का प्रयास किया। अब केंद्र और राज्य की शक्तियां क्या हों, इस प्रश्न पर बात थी। तो संविधान सभा में इस बात पर बहुत बहस हुई और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या अधिकार होने चाहिए, इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे। उनके अनुसार दुर्बल केंद्र शांति स्थापित करने में, न्याय करने में, अन्य सभी सरोकारों के मध्य समन्वय स्थापित करने में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं होगा। अतः संविधान के मसौदे में 3 विषयों में सम्मिलित किया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो विषय थे वो केंद्र सरकार के अधीन थे, राज्य सूची के विषय राज्य के अधीन थे और समवर्ती सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी थी। अन्य संघों की तुलना में केंद्रीय नियंत्रण में बहुत सारे विषय रखे गए। समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत से विषय रखे गए। खनिज पदार्थों व प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को नियंत्रण दिया गया। अनुच्छेद 356 क्या था?
इसमें गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार रखती है। कर व्यवस्था के अंतर्गत सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाले आय केंद्र सरकार के पास रखी गई। आयकर व आबकारी शुल्क से होने वाली आय भी केंद्र व राज्य के मध्य बांट दी गई। राज्य स्तरीय शुल्क पूरी तरह राज्यों को सौंप दिया गया। राज्य इसके अलावा जमीन व संपत्ति पर कर ले सकता था। बिक्री कर और बोतलबंद शराब पर अलग से कर वसूल कर सकता था। अब इसका विरोध भी हुआ क्योंकि मद्रास के सल्तनत ने कहा कि शक्तिशाली केंद्र से शक्तियों का पुनर्वितरण कर देना चाहिए, क्योंकि केंद्र पर ज़्यादा जिम्मेदारी होगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। इन्होंने कहा कि जब राज्य के पास पैसा ही नहीं होगा तो राज्यों में विकास और विकास की परियोजनाएं कैसे चलेंगी। किंतु अंबेडकर व संयुक्त प्रांत के सदस्य बालकृष्ण शर्मा मजबूत केंद्र के समर्थक थे। उनके अनुसार शक्तिशाली केंद्र ही देश हित में योजना बना सकता है, आर्थिक संसाधन जुटा सकता है, उचित शासन व्यवस्था स्थापित हो सकती है और देश को विदेशी आक्रमण से बचाया जा सकता है। अब राष्ट्र की भाषा का सवाल उठा कि राष्ट्रभाषा कौन सी हो, तो कांग्रेस के अनुसार हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। महात्मा गांधी के अनुसार हरेक को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सबको समझ आए। हिंदुस्तानी हिंदी व उर्दू से मेल से बनी हुई थी, लेकिन आर.वी. धुलेकर ने संविधान निर्माण की भाषा हिंदी पर पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई। संविधान की भाषा समिति के रिपोर्ट के अनुसार इस मसले का हल इस तरह से निकाला गया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा हो और सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए भाषा समिति का सुझाव था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पहले 15 वर्षों तक सरकारी काम अंग्रेजी भाषा में हो और प्रत्येक प्रांत को अपनी एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का भी अधिकार प्राप्त हो। संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के स्थान पर राजभाषा कहा और भाषा संबंधी विवाद का समाधान करने का पूरा प्रयास किया। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस तरह से भाषा, अल्पसंख्यकों की समस्या, दलित वर्ग की समस्या और अन्य वर्गों को जितने भी थे सबको संविधान में सम्मिलित किया गया, चर्चाओं में सम्मिलित किया गया और सभी को संतुष्ट करने का प्रयास किया। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो एक तो वयस्क मताधिकार यहाँ की मुख्य विशेषता थी कि लोकतंत्र में पूर्ण वयस्क मताधिकार कई चरणों में, मतलब हमारे यहाँ पर शुरू से पूर्ण वयस्क मताधिकार था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे बड़े देशों में भी शुरू में मताधिकार केवल संपत्ति रखने वाले पुरुषों के पास था। इसके बाद पढ़े लिखे पुरुषों को मिला और उसके बाद लंबे कटु संघर्ष के बाद किसानों और श्रमिकों को मिला। महिलाओं को वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था, जबकि भारत के संविधान में ये शुरुआत से ही वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त था। दूसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण था धर्मनिरपेक्षता पर धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार एवं समानता का अधिकार, राज्य के सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की गारंटी, हितैषी संस्थाएं बनाने का अधिकार भी हमारे संविधान ने हमको दिया। शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दी। रोजगार में धार्मिक भेदभाव को अवैध घोषित किया। अस्पृश्यता पर भी कानूनी रोक लगा दी। इस प्रकार विभिन्न चरणों को चर्चा और परिचर्चा के माध्यम से पूरा करते हुए सुझावों को आमंत्रित करते हुए संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य संपन्न किया, जो कि 75 वर्षों से हम उस नियमों के आधार पर भारत के सभी नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करते और सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त है, जो कि संविधान की अंतरात्मा है। मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको संविधान कैसे निर्माण हुआ बताने का प्रयास किया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये यूजफुल लगा, अच्छा लगा, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।